बच्चे मेजरमेंट, डिसिप्लिन, वैल्यूएशन, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, राइट। ये क्या है बच्चे आपका? देखो सबसे पहले मेजरमेंट डिसिप्लिन क्या होता है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका अच्छे टॉपिक है, इसको समझने में आपका मुश्किलें हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो मेजरमेंट डिसिप्लिन का मतलब क्या है बच्चे? आपका जब भी आपका अकाउंटिंग करेंगे, ध्यान सुनो बच्चे, आपका जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो मैंने आपको बताया था अकाउंट्स में क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स को सबसे पहले आपको देखना है क्या, फर्स्ट स्टेप आता है बच्चे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्टेप कि हमारे रिलेटेड आपका कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपका यहाँ से केयरफुली आपका समझ लो, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको आपको देखना है कि ट्रांजेक्शन को, आपका जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो बच्चे उसको आपको क्या देखना है, मैं इधर लिखता हूँ। आपका ट्रांजेक्शन तो होता है दो टाइप का होता है, या फिर इवेंट भी आपका दो टाइप का होगा। ट्रांजेक्शन या इवेंट बच्चे क्या होगा आपका? दो टाइप का होगा, राइट। एक तो आपका बिजनेस रिलेटेड, आपका जो भी आपका बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, लाला जी आप मान लो दुकान कर रहा है, किराना दुकान है, ठीक है। तो उसमें जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है सभी को अकाउंटिंग करना शुरू कर दो, क्या नहीं? आपका पर्सनल खर्चे के लिए भी तो कर रहे हैं, ठीक है। आपका बिजनेस कहीं पे जा रहा है करने के लिए, तो हाँ बिजनेस का मीटिंग पे आपका मीटिंग के लिए भी खर्च करते हैं, प्लस अपना भी घर का सामान है वो भी वहीं से निकालते हैं, राइट। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा, चाहे ट्रांजेक्शन में बच्चे आपका इवेंट होगा, उसको दो आपका तरीके से बांटोगे, राइट। कुछ आपका पर्सनल नेचर का होगा, पर्सनल, ठीक है, और कुछ बच्चे बिजनेस नेचर का होगा, बिजनेस, ठीक है। यानी पर्सनल आपका यानी ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, ठीक है। बिजनेस आपका ये पहले आपका समझो, पर्सनल नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको अलग करना, वो आपका क्या होगा? ड्राइंग्स होगा बच्चे। पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन क्या होगा बच्चे? आपका ड्राइंग्स होगा, ठीक है, राइट। जो भी इसको बुक्स में आपका एंट्री, अगर आपने पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन किया है तो बुक्स में तो एंट्री करना ही नहीं, पहली बात। बिजनेस में से किया है तब आपका पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन है तो ये ड्राइंग्स नहीं है आपका बच्चे, ये आपका कुछ करना नहीं, बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री, ठीक है। कोई भी एंट्री नहीं है। आपने आपका मान लो आपका 1 लाख रुपये मार्केट में लेके गए और 1 लाख रुपये में से बिजनेस के लिए अलग अलग सामान आपको 90,000 का खरीदा, 10,000 का आपने खुद अपना कपड़े खरीद लिए, अपना खाने पीने पे खर्च कर, राइट। तो ये 10,000 का अकाउंटिंग नहीं होगा, ठीक है बच्चे। ये अपना पर्सनल खर्चा है, बुक्स के आपका हम बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग नहीं होगा। 10,000 आपका खुद का खर्चा होगा, ठीक है। ये 90,000 आपका बिजनेस के लिए खर्च किया ना, यस, 90,000 का ओनली अकाउंटिंग होगा, समझ में आ रहा है? तो बच्चे आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट स्टेप पे आपको ये स्टेप नंबर 1 होता है क्या बच्चे? आपका आइडेंटिफिकेशन। स्टेप नंबर 1 होता है क्या? आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे? हम लोग आपका पर्सनल है या बिजनेस है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजेक्शन हमारा पर्सनल नेचर का है या फिर बच्चे बिजनेस नेचर का है, ठीक है, इसको हम आपका क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब जो बिजनेस नेचर का है इसमें भी चेक करते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है। फाइनेंशियल का मतलब क्या है बच्चे? आपका ध्यान सुनो बच्चे, आपका ट्रांजेक्शन हमने देखा ना कि फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, ठीक है। आपका पहले स्टेप आपका हो गया यस आइडेंटिफिकेशन में, आपका ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया क्या कि आपका बिजनेस रिलेटेड है, ठीक है। तो अब दूसरा काम क्या होगा आइडेंटिफिकेशन के बाद बच्चे? रिकॉग्निशन, ठीक है। अब बुक्स में रिकॉग्निशन के बाद आपका क्या? रिकॉग्निशन में आपका किस पॉइंट पे, किस टाइम पे रिकॉर्ड करना है? जब हमने खरीदा उस समय, बिल पेमेंट किया उस समय, या फिर हमारे फैक्ट्री में आ गया उस समय, राइट। किस टाइम पे हमको आपका या फिर गुड्स एंड सर्विसेज समझना है कि मिल गया उस समय या डिलीवर हमने कर दिया उस टाइम पे। तो ये बच्चे बात करता है रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चे क्या? रिकॉग्निशन। किस टाइम पे जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, राइट। किस टाइम पे आपका रिकॉर्ड करना है। तीसरी बात आता है बच्चे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, वो आपका अभी स्टेप है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चे मेजरमेंट, ठीक है। यानी फर्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, दूसरा स्टेप हो गया बच्चे रिकॉग्निशन। किस टाइम पे रिकॉर्ड करना है, सभी पॉइंट आपका लिखते जाइएगा। रिकॉग्निशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है बच्चे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? एट व्हाट वैल्यू, ठीक है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, एट व्हाट वैल्यू, एट विच टाइम। इसका मतलब क्या बच्चे? एट विच टाइम, किस टाइम पे रिकॉर्ड करें, ठीक है। अब ये आपको क्या बताएगा? एट व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू पे हम आपका उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, समझ में आ रहा है? किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, ये मेजरमेंट है, राइट। तो आपको मैंने बताया था क्या कि कोई भी ट्रांजेक्शन तो फाइनेंशियल नेचर का होगा या इक्विवेलेंट टू फाइनेंस है आपका, जिसको हम फाइनेंस के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जिसको फाइनेंस के टर्म में हम क्या कर सकते हैं बच्चे? एक आपका कोई ट्रांजेक्शन को नापने का, हर चीज़ को नापने का एक पैरामीटर होता है ना, वैसे ही बच्चे आपका ट्रांजेक्शन आपका बिजनेस नेचर का है, बट उसको मापेंगे कैसे, कैसे मेजर करेंगे कि आपका ये इसको अकाउंटिंग करना। तो उसको इन्होंने दिया क्या, या तो मनी के टर्म में या फिर आपका इक्विवेलेंट टू मनी, उसको हम आपका आई मीन उसका वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। जिसको हम आपका वैल्यू लगा यहाँ, बिकॉज आपका यहाँ पे क्या चलता है? वैल्यू, ठीक है। अकाउंटिंग में क्या चलता है? वैल्यू चलता है ना। आपके क्वांटिटी थोड़ी दिखाते, क्वांटिटी तो अलग दिखाता ही, साथ में वैल्यू भी दिखाता हो कि उसका वैल्यू क्या है। अगर किसी चीज़ का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, राइट, किसी चीज़ का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो या फिर मनी के टर्म मेजर नहीं कर रहे हो, राइट। मनी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडियन मनी, नो, आपका
आपका यूएसए का ट्रांजेक्शन है तो यूएस डॉलर हो गया, कोई आपका यूके का है तो पाउंड हो गया, राइट। सब जगह पे अलग अलग चीज़ें चलती है ना, तो बच्चे आपका मनी का मतलब कोई भी करेंसी चलता है, ठीक है। तो मनी के टर्म में अगर मेजर कर पा रहे हो, राइट, या इक्विवेलेंट टू मनी, राइट। कई बार होता है कि मनी वर्थ के जैसा, फॉर एग्जांपल हमने आपके मनी नहीं दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया उतने अमाउंट का, यानी अमाउंट समझे कि नहीं बच्चे। मनी के टर्म में एक स्केल होता है मेजरमेंट करने का, यहाँ पे स्केल है क्या, मनी के टर्म में आपका या तो कैश दो या फिर कैश के इक्विवेलेंट हमने कोई और सामान उतना का दे दिया, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मेजर कर पा रहे हो, राइट, तो फिर आपका बुक्स में काउंटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, यही बात आप हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो यही पॉइंट आपका यहाँ पे बच्चे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका किस पॉइंट पे, राइट। तो ये पॉइंट मुझे समझाना जरूरी था। इसका मतलब क्या है बच्चे, मेजरमेंट। मेजरमेंट आपका सबसे वाइटल आपका एक्सट्रैक्ट होता है अकाउंटिंग का, राइट। ट्रांजेक्शन इवेंट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। और मेजरमेंट आपका जो डील करता है 3 एलिमेंट, आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट, राइट। इवेंट का आइडेंटिफिकेशन आपको देखना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा बच्चे क्या, आपका सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर रेट, किस रेट पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा, बिकॉज हर जो आपका ट्रांजेक्शन बच्चे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका रूल है, उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, राइट। किसी ने बोला हुआ कि फेयर वैल्यू पे करो, किसी ने बोला कॉस्ट पे करो, किसी ने आपका अलग अलग चीज़, राइट। तो किस वैल्यू पे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिलेक्शन जरूरी है, ठीक है। आपने कॉस्ट पे लाया उसी पे करना है, या फिर आपका फेयर वैल्यू आज के डेट में हम लाए उस पर रिकॉर्ड करना है। तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपका जरूरी है कि हाँ किस वैल्यू पे आपका रूल क्या बता रहा है हमारे लिए उस ट्रांजेक्शन और इवेंट के रिस्पेक्ट में, कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस ट्रांजेक्शन है, राइट। दूसरा बच्चे स्टेप क्या रहेगा, उससे रिलेटेड आपका लॉ क्या है, ठीक है। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है आपका, जो बिकॉज आपको क्या है कि आपका आगे कॉस्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिस आपका मान लो हमने 1 लाख में खरीदा, 1 लाख में ही रिकॉर्ड करना है। या फिर कई बार होता है 1 लाख में खरीदा लेकिन आज के डेट में उसका हमारे यहाँ पे आते थे उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। आपका हमने 10 दिन पहले ऑर्डर दिया था, हमारे यहाँ पे आते आते उसका प्राइस 1200 हो गया, तो 1200 पे रिकॉर्ड करना है क्या, जैसे फॉरेन से ट्रांजेक्शन आप करते हो, राइट। 1 लाख में किए, 1 महीना बाद उसको पेमेंट करना है, तो हमारे यहाँ पे आया उसका पेमेंट करेंगे, तो उस समय तो डॉलर का रेट बढ़ जाता ना, तो 1000 डॉलर में खरीदा, आज के रेट में उस समय आपका रेट क्या था, रेट सपोज आपका 80 था, अब आपका 81 हो गया, राइट। तो उस समय आपका 8000 पेमेंट करना पड़ता जब हमने ऑर्डर किया था, अब हमारे को जब मिला तब हम पेमेंट करेंगे, तो उस समय 8100 पेमेंट करना पड़ा, राइट। तो ये देखना जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो 8100 लिखे उस ट्रांजेक्शन का वैल्यू, या फिर आपका 8000 लिखे, कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो बच्चे यही है, यही आपको बताएगा क्या बच्चे मेजरमेंट का, यानी उसके लिए आपका अलग से इंडेक्स बना रखा है, ठीक है। एएस वगैरह बना रखा है, राइट। वहाँ पे एएस 11 है, ठीक है। 11 बताएगा कि आपको पहले आपका 8000 पे जो हमने परचेज किया था उस पर लिखो, फिर पेमेंट 8100 पे किया था वो लिखो, आपका बीच का डिफरेंस आपका 100 रुपये है उसको एडजस्ट करो, समझे कि नहीं बच्चे। तो ये चीज़ें आपका बताएगा, राइट। तो सिलेक्शन आपका जरूरी है, ठीक है। लास्ट में बच्चे आपका डायमेंशन, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ सच स्केल। कई बार होता है कि डायमेंशन का मतलब समझते बच्चे, आपका कोई चीज़ों को हम कम खरीदते हैं ज़्यादा खरीदते हैं तो उस पर भी आपका डिपेंड करता है प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके ऊपर आपका प्राइस चेंज होता है, राइट। तो ध्यान सुनो बच्चे, आपका 3 चीज़ें यहाँ पे देखो, ये वाइटल एस्पेक्ट है, ठीक है। मनी के टर्म मेजर कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने बोल दिया, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टेज, लाइक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट आपका नॉन आपका जो फाइनेंशियल आपका ट्रांजेक्शन उसको नहीं करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल को करेंगे। और यहाँ पे मनी मेजरमेंट आपका जो है मनी एक स्टेबल आपका करेंसी, ये भी नहीं यूनिवर्सली सब जगह नहीं है, कई जगह डॉलर चल रहा है, कहीं पाउंड चल रहा है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। एक्सचेंज रेट जो भी है उसके बीच में एडजस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन का मतलब क्या बच्चे, मनी आपका जो वैल्यूएशन है आपका बेस जो आपका लॉसेस इट्स वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाउएवर नॉट आपका स्टेबल इन डायमेंशन, समझे कि बच्चे। आपका ये भी आपका इन्फ्लेशन समझता हो ना, कोई भी चीज़ आपका पिछले साल हमने 100 रुपया खरीदा था, सेम कंपेरिजन करना है तो वही चीज़ आपको 100 रुपया में मिलेगा क्या, नहीं आपका, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया ना मार्केट में, इन्फ्लेशन कारण प्राइस बढ़ गया 110 रुपये, राइट। तो मनी ही आपका जो है स्टेबल आपका चीज़ें नहीं है, ठीक है। मनी ही आपका स्टेबल डायमेंशन नहीं करना आपका उसके लिए। तो इन कंक्लूजन क्या है कि हाउ अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग इज आपका नॉट एन exact measurement discipline because the accounting measures performance mostly in terms of money and not आपका ये बच्चे क्या है बच्चे आपका not stable and not having the universal applicability and not suitable in the universal applicability मतलब समझते हो, not आपका ये कंपेरिजन के लिए भी आपका डायमेंशन ये नहीं है सुटेबल आपका, क्यों बिकॉज आपका इन्फ्लेशन के कारण आपका कोई 100 रुपये पिछले साल सामान कर देते, अब उसका प्राइस 105 रुपये 110 रुपये होगा, तो ये कंपेरिजन के लिए भी सही नहीं है कि सेम आपका डेटा सेम आपका चीज़ें हमने 100 रुपये में खरीदा, आज हम उसको कंपेयर करेंगे 100 आपका अगले साल आपका 105 में का सेम आपका उसका ट्रांजेक्शन का प्राइस हो गया, तो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता ना, राइट। तो ये आपके कंपेयर थर्ड वाले पॉइंट हो गया, राइट। आपका दूसरा मैंने बताया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि इंडिया में चलता है रुपी, बाहर आपका उसी चीज़ को आपका मनी नहीं चलता ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बच्चे आपका लेट सपोज आपका अमेरिका, ठीक है, वहाँ पे क्या चलता है आपका डॉलर, ये आपका आई मीन यूके ले लो, वहाँ पे पाउंड चलता है, राइट। तो आपका सब जगह पे ये चीज़ नहीं है। और मैंने बताया कि आपका नेक्स्ट बच्चे आपका नोट स्टेबल आपका स्केल, इट मीन्स व्हाट, आपको जैसे नोट स्टेबल में मैंने आपको बताया ना क्या
कि बच्चे आपका अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग तरीका से आपको बताएगा, ठीक है, कि आपका कोई बोलेगा कॉस्ट पे करो, कोई बोलेगा फेयर वैल्यू पे करो, तो दोनों का आपका ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। जब आपका खरीदे हो उस समय आपका 8,000, जब आपका पेमेंट करा है उस समय आपका 8100, राइट। तो ये आपका बच्चे क्या होता है, यहाँ पे भी आपका बच्चे आपका इसके कारण से आपका पॉइंट आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। आपका जो करेंसी का जो वैल्यू डिफरेंस हो रहा है उसके कारण से, राइट। सो यहाँ पे देखो बच्चे आपका अलग अलग कॉस्ट है, ठीक है। आपका वैल्यूएशन के लिए अलग अलग इन्होंने मेजरमेंट का बेसिस दिया हुआ है। पहले आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, बच्चे हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी एसेट जितना समय आपने खरीदा हुआ है, जिस आपका प्राइस पे खरीदा उसी प्राइस पे दिखाओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब सिंपल आपका है कि बच्चे एसेट आप वैल्यूएशन क्या करना है फॉर द टाइम जब आप एक्विजिशन किए थे उसी पे दिखाओ, ठीक है। और लाइबिलिटी जिस समय आपने बच्चे आपका लाइबिलिटी अराइज हुआ उसी समय आपका की लाइबिलिटी, जैसे हमने आपका कोई भी लाइबिलिटी है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पे आपका पेड, राइट, वो आपका वैल्यू क्या है जब हमने आपका कोई भी गुड्स लिया उसी समय आपका करते हैं। तो आपका नेक्स्ट है बच्चे क्या करेंट कॉस्ट, या इसी को परचेज एंगल से, यानी करेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बच्चे आपका आज के डेट में सिमिलर एसेट्स हम अगर एक्वायर करते हैं तो कितना में पड़ेगा, ठीक है। यानी समझ रहे हैं कि हमने आपका कोई आपका लेट सपोज आपका ये पेन है, ठीक है, हमने जब पहले खरीदा था 10,000 का, आज के डेट में सिमिलर एसेट खरीदते थे 11,000, राइट। इसका मतलब करेंट कॉस्ट इसका कितना है 11,000। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा क्या कि आई मीन आप कई जगह पे बोलेगा क्या कि करेंट कॉस्ट पे करो, तो 1,000 आपका बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे करना पड़ेगा आप ऐसे ही लाइबिलिटी के केस में, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है बच्चे रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। ये किसके आपका सेल एंगल से, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चे आपका जब हम कोई चीज़ एसेट को, आपका ध्यान सुनो बच्चे, इसी एसेट को बच्चे आज के डेट में हम सेल करें, ठीक है, वो आपका करेंट कॉस्ट का मतलब क्या था परचेज के एंगल से। ये आपका रियलाइजेशन कॉस्ट क्या है सेल के एंगल से, राइट। कि सेम एसेट को आज हम अगर बेचे तो कितना में आपका बिकेगा मार्केट में, कितना में बिकेगा, राइट। तो उसको बोलते हैं बच्चे क्या रियलाइजेबल वैल्यू। सेम आपका लाइबिलिटी का देखो, ठीक है, कि लाइबिलिटी को अगर हम इसी लाइबिलिटी को अगर मान लो हमने पहले 1 साल पहले आपको पेमेंट किया, खरीदा था कोई चीज़, अभी पेमेंट नहीं किया, तो आज के डेट में अगर सेटल करते हैं, राइट, आपका तो कितना में बिकेगा, ठीक है। वैल्यू आपका जो सेटल है पेमेंट आपका लाइबिलिटी इन ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में हम करते हैं, राइट, तो कितना होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि आपका कोई भी एसेट खरीदते हो उससे फ्यूचर में कितना बेनिफिट हुआ, कैश फ्लो आपका। मान लो हमने आपका एक जगह पर इन्वेस्ट किया 1,00,000 रुपये, अब उससे आपका धीरे धीरे आपका 5 साल में आपको मान लो कि 1,25,000 आएगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1,25,000, राइट। आपका ये आगे आपका सीखोगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब समझते हो कि उसमें हम डिस्काउंटिंग करते हैं, ठीक है, अपने डिस्काउंटिंग करते हैं, ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ोगे थोड़ा सा, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या फ्यूचर में जो भी आने वाला बेनिफिट्स है उसको आपका सेम रेट से डिस्काउंटिंग करके निकाल लेते हो, तो इसका वैल्यू आपका क्या है, राइट, वही क्या है प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। प्रेजेंट आपका डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो, राइट, एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड सेटल इन लायबिलिटी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, राइट। डिफरेंस मेजर्स बेस आपका जो है ना रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, राइट। आपका ये आपका कौन सा मेथड कहाँ पे लगेगा बच्चे, ये कौन सा मेथड आपका कहाँ पे लगेगा, या अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर आपका दिखे, या आपका ये नहीं है फिक्स रूल कि कहाँ पे एक ही मेथड लगेगा, नहीं, हर जगह पे अलग अलग मेथड लगता है, राइट। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट बच्चे क्या है आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है बच्चे बताओ। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट्स आपका अलग अलग लाइबिलिटी के लिए, फ्यूचर में हमारे पास कोई लाइबिलिटी हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, इनकम आपका अनसर्टिनिटी है, उसके लिए एस्टिमेट लगता है कि हम फ्यूचर में आपका कोई बजट बनाते हो ना, कहीं पे जाते हो तो आप एस्टिमेट करते हो कि नहीं कि हमारे को इतना रुपये खर्च होगा, यहाँ पे आपका फूड पे इतना होगा, होटल पे इतना होगा, आपका ट्रेवल में इतना खर्चा होगा, राइट। तो बजट बनाते हो वो एस्टिमेट होता है, ठीक है। हम आपका उससे हो सकता है कि ज़्यादा हो, जैसे गवर्नमेंट आपका बजट आपका अनाउंस करती है, ठीक है, कि हर साल आपका बिगनिंग में ही बता देते हैं ना कि हम अगले साल इतना इस पर खर्च करने वाले, इतना खर्च करने वाले हमारा इनकम होगा। बट वो अनसर्टेन होता है, जरूरी नहीं कि आपने 10,000 करोड़ सोचा हुआ है 10,000 करोड़ ही खर्च होगा, नहीं। आपने कहीं गए आपने सोचा 1,000 रुपये ही खर्च होगा क्या, नहीं, आपका यह हो सकता है उससे ज़्यादा हो, या कई बार हो सकता है उसे अपना अच्छा चीज़ नहीं मिला तो आपने 1,000 रुपये से कम बचा कर भी लिया है, राइट, तो कम भी हो सकता है, राइट। तो एस्टिमेशन आपका वेरी कर सकता है, ठीक है, एस्टिमेशन होता ही है फ्यूचर के लिए आपका वेरी कर सकता है। एस्टिमेट करने का पावर किसके पास है, मैनेजमेंट के पास है। कैसे करता है पास्ट डेटा के बेसिस पर, ठीक है, आपका पास्ट डेटा के बेसिस पर, राइट। जैसे आपका कोई आपका लॉसेस होने वाला फ्यूचर के लिए, राइट, या फिर आपका कोई एक्सपेंसेस है उसके लिए करता है, ठीक है। और ये आपका हर साल आपको एस्टिमेशन आपको री एस्टिमेट करना पड़ेगा चीज़ों को ईयर एंड में, और चेक करना पड़ेगा कि वेरिएशन कितना रहा है। एक्चुअल रिजल्ट आपको तो करेंट ईयर का एक्चुअल में आपका होगा तभी पता चलेगा ना, राइट। तो एग्जाम्पल है एस्टिमेशन ऑफ बैंड यूजफुल आपका चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, राइट।